हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि दिसंबर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको सॉल्व करेंगे। आप आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो प्लीज़ ज्वाइन कर लें आप, ताकि आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहें। साथ में हमारा ये वेबसाइट है जहाँ पे आप विज़िट करके और भी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आप कॉल करके अगर आपको आगे कोई भी क्वेश्चन पेपर चाहिए या कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम रिलेटिव कोई गेस्ट पेपर चाहिए तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, इज सेक्सुअलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। इसका मतलब हुआ कि जो ये यौन नैतिकता है, ठीक है, क्या ये समाज के द्वारा बनाया गया है या फिर नहीं, ये हमें डिस्कस करना है। सेक्सुअलिटी रेफर्स हाउ हाउ पीपल एक्सपीरियंस अट्रैक्शन, डिज़ायर, इंटीमेसी एंड सेक्सुअल बिहेवियर। मतलब ये लोगों के सेक्सुअल बिहेवियर को, उनके डिज़ायर्स, अट्रैक्शंस, एक्सपीरियंस जो है पीपल जो लोगों के, वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है। मैनी स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट सेक्सुअलिटी इज़ नॉट ओनली बायोलॉजिकल बट ऑल्सो शेप्ड बाय सोसाइटी, कल्चर, हिस्ट्री एंड सोशल नॉर्म्स। तो ये कोई बायोलॉजिकल सिर्फ नहीं फिनोमेना है, बल्कि इसको शेप करने की कोशिश कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी ने, कल्चर ने, हिस्ट्री ने और हमारे सोशल नॉर्म्स ने भी किए हैं। और ये एक सोशल कंस्ट्रक्शन जो है उसका ही एक रूप है ये। Culture shapes what is seen as normal sexuality. Different cultures have different expectations about sexual behavior. Something seen as normal in one society can be seen as strange or even unacceptable in another. मतलब क्या हुआ इसका कि कुछ कुछ चीज़ें हमें तो नॉर्मल लग सकते हैं बट वो दूसरे लोगों के लिए क्या पता स्ट्रेंज हो। एग्जाम्पल के लिए, इन मैनी वेस्टर्न सोसाइटीज़ टुडे डेटिंग बिफोर मैरिज इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। मतलब अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें तो डेट करना शादी से पहले बहुत नॉर्मल है, लेकिन इंडिया के कॉन्सेप्ट में या कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल की हो जाती है। बट इन सम ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ डेटिंग इज़ डिस्करेज्ड एंड अरेंज्ड मैरिज आर प्रीफर्ड। तो हमारे देश में प्रेफर क्या किया जाता है, अरेंज मैरिज किए जाते हैं, ना कि बिफोर डेट बिफोर मैरिजेस। आइडियाज ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी इन्फ्लुएंस सेक्सुअलिटी। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो हमें क्या शो करता है, ये हमें बताता है कि सोसाइटी टीचेस पीपल हाउ मैन एंड वीमेन शुड बिहेव सेक्सुअली। मतलब कि जो सोसाइटी है वो हमें किस तरीके से बताता है कि वेमेन और मैन जो है वो सेक्सुअली किस तरीके से बिहेव करना चाहिए उनको। जैसे हमारा कल्चर हमें ये बताता है कि अगर कोई इंसान आदमी है, वो मेल है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड होना चाहिए, उसको बहुत हार्ड होना चाहिए और उसको रोना नहीं चाहिए बात बात पर, ठीक है। लेकिन अगर कोई वेमेन है तो उसको सॉफ्ट होना चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा पजेसिव होती है ऐसा माना जाता है और वो बात बात पे रो देती है। और अगर कोई गर्ल है तो वो डॉल के साथ ही खेलेगी, और अगर कोई लड़का है तो वो डॉल के साथ नहीं खेल सकता, वो पिंक कलर के कपड़े नहीं पहन सकता। तो ये सारी चीज़ें, ये जो नॉर्म्स है, ये हमारे कल्चर से हमने चीज़ें सीखी है। हिस्टोरिकल चेंजेस शोज सेक्सुअलिटी इज़ नॉट फिक्स्ड। मतलब हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जो सेक्सुअलिटी है वो ओवर द टाइम चेंज हुआ है, ठीक है। इसने हमारे सोसाइटी को शेप तो किया है लेकिन इसमें चेंजेस आए हैं। जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी, आज हम अपने देश में इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत साल पहले हम इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। टुडे मैनी ऑफ द सेम कंट्रीज लीगली रिकोगनाइज सेम सेक्स मैरिजेस, ठीक है। तो सेम सेक्स मैरिजेस को बहुत सारी कंट्री ने क्या कर दिया है, लीगल कर दिया है। मतलब कि अगर मतलब सेम जेंडर के लोग हैं तो वो एक दूसरे से शादी भी कर सकते हैं। इसके अलावा रिलीजन एंड द लॉ प्ले अ मेजर रोल। कहीं ना कहीं हमारा धर्म, हमारे जो कानून है वो भी इन चीज़ों में एक मेजर रोल निभाता है। रिलीजन्स ऑफन सेट रूल्स अबाउट मैरिजेस, सेक्सुअल रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल के लिए सेक्स इज़ अलाउड ओनली विद इन मैरिज। अगर किसी ने शादी करी है दैन ही कैन
Certain sexual acts are seen as sinful and LGBTQ प्लस आइडेंटिटीज़ में बी डिस्करेज। इस तरीके से LGBTQ जो BTQ जो है ये एक नया आइडेंटिटी जो है वो एमर्ज हो रहा है। द मीडिया कंस्ट्रक्ट्स आइडियाज़ ऑफ डिज़ायर। तो मीडिया ने किस तरीके से रोल निभाया है? मूवीज़, advertisements and social media strongly shape how people understand attraction and beauty। तो मूवीज़ ने, एडवर्टीज़मेंट्स ने, सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं डिफ़ाइन करने की हमें कोशिश करी है कि हम किस तरीके से अट्रैक्शंस एंड ब्यूटी को समझें। एग्जांपल्स के लिए, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स प्रमोटेड बाय मीडिया सच एज स्लिम वुमेन, मस्कुलर मैन। तो कहीं ना कहीं एडवर्टीज़मेंट एंड मूवीज़ में दिखाया जाता है कि अगर कोई गर्ल है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होनी चाहिए, स्लिम होनी चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाएगी, वो एक सुंदर या फिर ब्यूटीफुल गर्ल कहलाएगी। और अगर एक आदमी है तो आदमी का तो उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति, उसकी जो बॉडी है, मसल्स, ये सब स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाएगा कि वो एक आदमी है। वरना उसको बोल देंगे, अगर वो बहुत पतला होगा तो बोल देंगे उसको कि तू तो लड़की जैसा है। नेक्स्ट है, लैंग्वेज इटसेल्फ शेप्स सेक्सुअली आइडेंटिटी। वर्ड्स लाइक स्ट्रेट, गे, बाइसेक्सुअल, pansexual are social terms created to categorize different forms of attraction। इस तरीके से जो हमने शब्द यूज़ किया ये भी कहीं ना कहीं इस शब्द से या ये वर्ड से क्लियर हो जाता है कि हम किस तरीके से सेक्सुअल आइडेंटिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। क्रॉस कल्चरल एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल डाइवर्सिटी में हम अलग अलग देश के कल्चर का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अमेरिका का या फिर अलग अलग देशों का। तो इन एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो सेक्सुअलिटी है वो कहीं ना कहीं सिर्फ बायोलॉजिकल ही डिफ़ाइन नहीं करी जाती, बल्कि सोशली भी डिफ़ाइन करी जाती है, सोसाइटी के नॉर्म्स, कल्चर से भी इम्पैक्टेड होती है। कंक्लूजन में आप ये बता सकते हैं कि जो सेक्सुअलिटी है वो किस तरीके से नेचुरल तो है लेकिन सोसाइटी बेस्ड भी है, बिकॉज सोसाइटी ने भी इसको बनाया, से शेप दिया है। सोसाइटी के कल्चर ने, रिलीजन, मीडिया, जेंडर रोल, हिस्टोरिकल चेंजेस, इन सब चीज़ों ने मिलकर सेक्सुअलिटी को एक शेप देने की कोशिश करी है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन मैरिज एंड एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज इन इंडिया। So marriage is a social, legal and cultural relationship between two people. They agree to live together as partner। तो एक पार्टनर की तरह अगर वो रहने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये सोशल, लीगल एंड कल्चरल जो है एक्सेप्टेड होता है, तो इसी को हम कह सकते हैं कि मैरिज होता है ये। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, रिलीजन एंड लॉ। ये कानून, धर्म और सोसाइटी तीनों के बेस्ड पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, उन्होंने मान्यता दे दी है इसे। थ्रू मैरिज two individuals forms a family, share responsibilities, support each other and create social and emotional bonds। तो यहाँ पे सिर्फ एक रिलेशन नहीं होता है बल्कि एक सोशल और इमोशनल बॉन्ड भी होता है। यहाँ पे चीज़ों को शेयर किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शेयर करी जाती है और एक जो फैमिली है उसको बिल्डअप किया जाता है। इन इंडिया मैरिज इज़ नॉट जस्ट अ पर्सनल रिलेशनशिप, इट इज़ ऑल्सो सीन एज अ sacred bond, a social duty and a union of two families। तो इस तरीके से इंडिया की बात करें तो इंडिया में मैरिज का कॉन्सेप्ट का मतलब है एक बहुत ज़्यादा पवित्र बंधन, ठीक है, जो कि सोशल ड्यूटी का काम करता है और हमारे दो परिवारों को जोड़ने का काम करता है। डिफरेंट रिलीजन एंड कम्युनिटीज़ इन इंडिया हैव देयर ओन rules and traditions related to marriages, but the basic idea remains the same, coming together for companionship, स्टेबिलिटी एंड फैमिली लाइफ। ठीक है, हमारे देश में डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन्स है, सबके डिफरेंट रिचुअल्स है शादी को लेकर, लेकिन मेन जो गोल है या कॉन्सेप्ट है ये यही है कि किस तरीके से दो परिवार जो है वो एक हो जाते हैं, कंपेनियनशिप जो है और स्टेबिलिटी और फैमिली लाइफ जो है उनको आगे लेकर बढ़ा जाता है। हमारा टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज इन इंडिया। तो इंडिया में कितने टाइप्स के मैरिजेस हैं वो हम पढ़ेंगे और ये सारे जो मैरिजेस हैं कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के रिलीजन, कास्ट एंड ट्राइब्स और कल्चर जो ग्रुप्स हैं उनके बेस्ड पर है और ये हमारी डाइवर्सिटी को शो करता है। तो पहला हमारा जो टाइप है वो है मोनोगैमी। मोनोगैमी एक ऐसी शादी होती है जिसमें एक जो वन मैन और वन वुमेन, मतलब कि इसमें एक ही आदमी होता है और एक ही औरत जो है, दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं और ये लीगली एक्सेप्टेड है, इसको हम कहते हैं मोनोगैमी। ठीक है,
नेक्स्ट इज़ पॉलीगैमी। पॉली मीन बहुत सारे, तो जब एक इंसान बहुत सारी शादियां करता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीगैमी। पॉलीगैमी जो है वो कैसे हो सकता है, जैसे कि इसमें हम ये बोल सकते हैं वन मैन मैरिंग मोर देन वन वेमेन। अगर एक आदमी बहुत सारे औरतों से शादी करे उसको हम बोलते हैं पॉलीगाइनी, ठीक है। लेकिन पॉलीएंड्री में क्या होता है, जब वन वेमेन मैरिंग मोर देन वन मैन, एक औरत जब बहुत सारे आदमी से शादी करे तो उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। ओके। हमारे देश में इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वो भी देखने को मिलता है। तो इंटरकास्ट मैरिजेस कब होता है, जब हस्बैंड एंड वाइफ बिलोंग्स टू डिफरेंट कास्ट, मतलब अगर अलग अलग कास्ट को वो बिलोंग करते हैं तब कहा जाएगा कि इंटर कास्ट मैरिज है। इंडियन सोसाइटी डिस्करेज सच मैरिजेस एंड कास्ट बाउंड्रीज वर वेरी स्ट्रिक्ट। हमारे देश में जो कास्ट बाउंड्रीज है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और कास्ट की बाउंड्रीज़ को तोड़ कर शादी करना एक तरीके से हमारे देश के खिलाफ जाता है, मतलब हमारे देश के जो नॉर्म्स है उसके लिए सही नहीं माना जाता है, अकॉर्डिंग टू जो पुराने विचार के जो लोग हैं या फिर जो कास्ट को मानने वाले लोग हैं उनके अकॉर्डिंग। बट टुडे ड्यू टू एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, लीगल प्रोटेक्शन, इंटरकास्ट मैरिजेस आर इंक्रीजिंग। लेकिन इंटरकास्ट मैरिज जो है आज बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुका है, एजुकेशन आ चुका है, अर्बनाइजेशन, लीगल प्रोटेक्शन जैसी चीज़ों के कारण। नेक्स्ट है इंटर रिलीजियस मैरिज। इंटर रिलीजियस मैरिज का मतलब होता है कि जब दो धर्मों के बीच में शादी हो, दो अलग अलग धर्म के लोग जब शादी कर लें आपस में तो इसी को बोलते हैं इंटर रिलीजियस मैरिज। नेक्स्ट है लव मैरिज। लव मैरिज कब होता है, जब लव के बेस में, मतलब विदाउट अरेंज मैरिज जब शादी करी जाती है, टू अंडरस्टैंड द मीट डेवलप फीलिंग, मस्त मतलब किस तरीके से वो खुद के बेस्ड पर, लव के बेस्ड पर, अंडरस्टैंडिंग के बेस पर, अपने फीलिंग्स के बेस्ड पर अगर वो शादी करते हैं तो इन तरीक़ों को हम बोलते हैं लव मैरिज। अरेंज्ड मैरिज में क्या होता है कि हैज़ बिन द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मैरिज इन इंडिया फॉर सेंचुरीज। इन सिस्टम द फैमिलीज ऑफ द ब्राइड एंड ग्रुप चूज सुटेबल पार्टनर्स बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, फाइनेंशियल स्टेटस, एजुकेशन एंड फैमिली बैकग्राउंड। तो इसमें फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, फाइनेंशियल स्टेटस, रिलीजन एंड कास्ट, इन चीज़ों को देखा जाता है। इन चीज़ों के बेस्ड पर जो मैरिज है वो तय किए जाते हैं, रिश्ते को लगाया जाता है। हमारे देश में पहले चाइल्ड मैरिज भी किए जाते थे। चाइल्ड मैरिज वो मैरिज होता है जहाँ पे 18 साल से कम लड़कियाँ और 21 साल से कम जो लड़के होते हैं उनके बीच जो शादी कराई जाती है इसी को चाइल्ड मैरिज कहा जाता है। लेकिन अब हमारे देश में ये क्या है, इलीगल है। हमारे देश में कोई भी शादी नहीं कर सकता है चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के मैरिजेस होते हैं जो कि यहाँ की सोसाइटी, यहाँ की कल्चर, रिचुअल्स के बेसिस पे बनाए गए हैं। आगे क्वेश्चन करने से पहले प्लीज़ लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस इन इंडिया। जेंडर के बेस्ड पे क्या क्या वायलेंस किए जाते हैं इंडिया में, हमें ये पढ़ना है। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस, जिसको हम GBV से दिखा सकते हैं, इज़ एनी हार्मफुल एक्ट डायरेक्टेड at a person because of their gender. In simple words, it happens when someone is mistreated, threatened or harmed just because they are male, female or belong to another gender identity. अगर कोई भी इंसान अपने जेंडर आइडेंटिटी की वजह से किसी दूसरे जेंडर को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके साथ डरा रहा है, उसके साथ मिसबिहेवियर कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस। मतलब जेंडर को डिफ़ाइन करके देन वायलेंस करना। ये मेल भी कर सकता है कोई और फीमेल भी कर सकती है। अगर कोई अपने हस्बैंड अपने वाइफ को मारता है, बहुत ज़्यादा रोज़ मारा पिट्टी करता है, शोषण करता है उसका, तो हम बोल सकते हैं कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उसके साथ किया जा रहा है। फॉर्म्स ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस इन इंडिया। यहाँ पे जेंडर बेस्ड वायलेंस के बहुत सारे फॉर्म्स है, बहुत सारे टाइप्स है जिनको हम समझेंगे। पहला है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस जिसको हम घरेलू हिंसा भी कहते हैं, ये तब किया जाता है जब किसी तरीके से फिजिकल अटैक्स किए जाते हैं, इमोशनली अब्यूज़ किया जाता है, वर्बल इंसल्ट या फिर सेक्सुअल अब्यूजेस, जितने भी ये सारे टाइप्स हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस में आते हैं।
और ये किसी भी चीज़ के लिए किए जा सकते हैं, पैसों के लिए किए जा सकते हैं, या फिर सेक्सुअल गेन के लिए, या फिर किसी भी इंसल्ट के लिए किया जा सकता है। और इसमें बीटिंग करना, हैरेस करना, कंट्रोलिंग करना वेमेन पे, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंडर में आते हैं। और इसके अंदर लॉज क्या बनाए गए हैं? द प्रोटेक्शन ऑफ वेमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो 2005 वायलेंट एक्ट को बनाया गया है इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है डाउरी हैरेसमेंट एंड डाउरी डेथ्स। कई बार दहेज के इतने सारे केसेस आते हैं जिन केसेस में कई बार तो उनके जो घर वाले होते हैं, ससुराल वाले होते हैं, वो लड़कियों को जलाकर मार भी देते हैं, आग लगाने तक की बात हो जाती है। तो डाउरी हैरेसमेंट और डाउरी डेथ्स जो है वो भी हमारे देश में देखे जाते हैं, जो कि इलीगल माना जाता है हमारी कंट्री में। लेकिन फिर भी जो वेमेन है वो उनको कहीं ना कहीं बहुत सारे देश में, हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स में फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल वायलेंस। जब सेक्सुअलिटी गेन के लिए वायलेंस किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है, लाइक हम इसमें इंक्लूड करते हैं, इसमें हम सेक्सुअल वायलेंस इंक्लूड्स रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, मॉलेस्टेशन, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, इन सारी चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो इसमें ज़्यादातर जो शिकार होते हैं वो वेमेन ही गर्ल्स होती हैं। इसके अलावा ट्रांसजेंडर जो पर्सन्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को उनको लेकर टारगेट भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कानून बनाया गया वो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। नेक्स्ट इज़ फीमेल फोर्टिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड। इसमें बच्चे को अगर मतलब भ्रूण में जो गर्भ में पता कर लिया जाता है कि लड़की है या लड़का है, अगर माँ बाप को पता चल जाता है कि जो गर्भ है, जो माँ का गर्भ है, अगर उसमें कोई लड़की है, उसका जेंडर जो है वो फीमेल है, तो उसको दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाता है। नेक्स्ट है चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज भी एक वायलेंट या फिर एक वायलेंस में काउंट किया जाता है, क्योंकि 18 साल से पहले और लड़के के 21 साल से पहले अगर शादी कर दी जाती है तो वो इतने मेच्योर नहीं होते कि एक दूसरे को समझ सके, और वो जितने भी हेल्थ रिस्क है वो भी होते हैं। तो और यहाँ पे बहुत सारे और भी रिस्क जो है, उनके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, और इन चक्कर में वो एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते, अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाते, इसलिए इस पे बैन है हमारे देश में। Trafficking and forced prostitution. Human trafficking for sexual exploitations, forced labor and marriage is another major form of GBV. मतलब कि जो ये डोमेस्टिक वायलेंस है, इनका डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, मतलब कि ये जो वायलेंस हो रहे हैं इनका ये भी एक बहुत मेजर एग्जाम्पल है जो कि वीमेन चिल्ड्रन के साथ में होता है। ट्रैफिकिंग मतलब कि किडनैपिंग करना और उनको जाके गर्ल्स को बेच देना किसी दूसरी कंट्री में या हमारे किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में। और ये ज़्यादातर जो केसेस है वो पुअर गर्ल्स या फिर ऐसे औरतें जिनके पास जॉब्स नहीं होता, जिनकी शादी नहीं होती और जिनके पास पैसों की कमी होती है, उनके साथ किया जाता है। ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग एक ऐसा किलिंग है जहाँ पे शेम से बचने के लिए जो फैमिली है वो अपने बच्चे हैं उसी को मार देती है, अपने लड़के या फिर अपने जो भी है उसको पहले ही मार देते हैं ताकि उनकी फैमिली को शर्मिंदगी ना हो आगे चलकर। बहुत सारे जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो हैं वो इंटर कास्ट मैरिज करें या फिर इंटर रिलीजन मैरिज करें, तो इसलिए वो अपने जब उनको पता चलता है किस तरीके की कोई चीज़ें होने वाली है तो उससे पहले ही वो अपने बच्चों को मार देते हैं, खासकर लड़कियों को। वर्क प्लेस हैरेसमेंट जो है वो हम देख सकते हैं अभी, ये एक ऐसा हैरेसमेंट है जो कि वर्क प्लेसेस पे जो ऑफिसेस में किए जाते हैं और वुमेन्स के साथ किए जाते हैं। इसके लिए हमारे देश ने एक एक्ट भी बनाया है जो कि है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। साइबर वायलेंस एक तरीके से अभी नया वायलेंस है जिसमें चीज़ों को इसमें वायलेंस के तरीके भी नए हैं, जैसे कि स्टॉक करना, थ्रेट करना, शेयरिंग प्राइवेट इमेजेस, हेटफुल मैसेजेस करना, ये सारे साइबर वायलेंस के पार्ट हैं। इसके बारे में थोड़ा डिफाइन कर दें आप और फिर इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन डिसेबिलिटी एंड डिस्कस इट इन रिलेशन टू जेंडर विद सुटेबल एग्जाम्पल्स।
Disability refers to a condition, physical, mental, intellectual or sensory, that limits a person's ability to carry out certain activities or participate fully in everyday life. जब कोई इंसान फिजिकल या फिर मेंटल इंटेलेक्चुअल रूप से वो कोई भी काम करने में एबल नहीं है, ठीक है, एबिलिटी उसकी जो है वो नहीं है, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो इंसान क्या है, डिसेबल है। वो मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल बेसिस पे भी हो सकता है। डिसेबिलिटी एंड जेंडर। डिसेबिलिटी डज नॉट अफेक्ट एवरीवन इक्वली, मतलब जो डिसेबिलिटी है वो सब लोगों को इक्वली इफ़ेक्ट नहीं करती है। Gender plays an important role in shaping how people experience disability. Men, women, and people of other gender identities may face different challenges because society has different expectations एंड बाइसेस फॉर ईच जेंडर। मतलब कि अगर कोई इंसान डिसेबल है तो उसके डिसेबिलिटी को भी जज किया जाता है उसके जेंडर के बेस पर। अगर वो मेल डिसेबल है तब उसके साथ इतना भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब वो फीमेल डिसेबल होगी तो उसके साथ बहुत ज़्यादा बायसनेस, बहुत ज़्यादा उसके साथ में नेगेटिव ट्रीटमेंट किया जाएगा उसको, मतलब एक तरीके से उसके ऊपर डबल डिसेबिलिटी जो है वो उसके साथ चलती है। Women and girls with disability often experience more discrimination, gender inequality and ableism. इस तरीके से अगर कोई women या girl को अगर है डिसेबिलिटी तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशंस का सामना करना पड़ता है, जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो उसके साथ किया जाता है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि women के साथ में डबल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किया जाता है। सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप। जो सोसाइटी है उसने स्टीरियोटाइप एक बना रखा है कि अगर वेमेन जो है वो डिसेबल है तो वो घर के अंदर ही सारे काम करे, घर के बाहर नहीं जा सकती, और जो वर्क प्लेस के काम है या फिर जॉब है वो नहीं ले सकती है, उसको घर के काम ही सारे करने चाहिए। नेक्स्ट है एक्सेस टू एजुकेशन। एक्सेस टू एजुकेशन, ऐसा माना जाता है कि अगर एक कोई बॉय डिसेबल है तो उसको तो स्कूल लोग भेज सकते हैं, लेकिन अगर कोई गर्ल डिसेबल है तो उसको स्कूल भेजना वो नहीं चाहते, वो नहीं पसंद करते कि हम उनके ऊपर खर्चा करें और उनको हम पढ़ाएं या उनकी स्कूलिंग को कंटिन्यू करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ऐसा माना जाता है कि जो बॉयज़ हैं डिसेबल उनको तो फिर भी जॉब दे दिया जाए, लेकिन जो गर्ल्स हैं उनको जॉब नहीं दिया जाए क्योंकि वो स्किल्ड नहीं होती। और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो गर्ल्स का जो रेशियो है बेरोज़गारी में वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा उनको जो अच्छे काम है वो नहीं दिए जाते, उनकी जो सैलरी है वो काफ़ी कम दी जाती है। वायलेंस एंड अब्यूज़, इस टॉपिक के अंदर क्या है कि जो डिसेबल्ड गर्ल होती हैं उनको बहुत ज़्यादा वायलेंट अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है, उनको फिजिकल, इमोशनल एंड सेक्सुअल अब्यूज़ का भी सामना करना पड़ता है। हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स, जो डिसेबल्ड वीमेंस होती है उनके हेल्थ को कई बार इग्नोर कर दिया जाता है, उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स को भी उनसे छीना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई डिसेबल्ड गर्ल है तो उनकी शादी नहीं कराई जाए, ठीक है, क्योंकि वो फिर आगे जाकर कुछ काम नहीं कर पाएंगी, वो जो बर्थ है शायद वो भी ना कर पाए ठीक से। तो इस तरीके से उनके लाइफ को, उनके मैरिजेस को इग्नोर किया जाता है और जो बायसनेस है उसको बरकरार करते हुए उनके साथ में बहुत गलत ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं इस पॉइंट के साथ कि डिसेबिलिटी इज़ नॉट जस्ट अ मेडिकल कंडीशन, इट इज़ शेप्ड बाय सोशल एटीट्यूड्स, फिजिकल एनवायरनमेंट्स एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशन। तो जो डिसेबिलिटी है वो सिर्फ मेडिकल कंडीशंस नहीं है बल्कि सोसाइटी ने इसको शेप दिया है। सोसाइटी का जो सोशल एटीट्यूड्स है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है और जो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस है हमारे, उसने डिसेबिलिटी को और ज़्यादा डिसेबल बना दिया है, उसने डबल डिसेबिलिटी जो है उसकी भूमिका निभाई है। व्हेन जेंडर इज़ एडेड टू दिस पिक्चर द चैलेंजेस मल्टीप्लाई, स्पेशली फॉर वीमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज़। अगर हम वीमेंस की बात और इंक्लूड करते तो चैलेंजेस उनके लिए और ज़्यादा डबल हो जाते हैं, और ये जो गैप है एक तो डिसेबिलिटी का बढ़ जाता है, दूसरा उनके ऊपर जेंडर का। तो ये जो दो डिस्क्रिमिनेशन है वो
और बढ़कर और ज़्यादा गर्ल्स के साथ में ये जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उनके साथ में इनइक्वालिटीज़ और का जो भेदभाव है वो किया जाता है। साथ में सोसाइटी में उनके साथ में जो ट्रीट है वो ठीक से नहीं किया जाता। उनके डिग्निटी को, उनके फेयर राइट को, उनकी इक्वल अपॉर्चुनिटी को इग्नोर किया जाता है। इस तरह हमारे टॉपिक ख़त्म होता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच।